वहाँ पे बैलेंस आउट करना थोड़ा टफ हो जाता है। इसके लिए मैं मतलब मुझे पता है कि ये सवाल थोड़ा सा फंड मैनेजर से पूछना थोड़ा अजीब लगता है कि ये जो साल के लो है वो बचेंगे या नहीं बचेंगे, क्योंकि फंड मैनेजर में आप अगले 5-6 साल 10 साल के हिसाब से सोच रहे हैं, वेल्थ क्रिएशन के हिसाब से सोच रहे हैं। लेकिन जो थोड़ा हमारा, हालांकि अभी थोड़े से दर्शक भी मैच्योर हो रहे हैं और काफ़ी उस हिसाब से मतलब दोनों में डिफरेंस समझ रहे हैं, ट्रेडिंग और वेल्थ कैसे क्रिएट किया जाए, ये दोनों का एक डिफरेंशियल समझ रहे हैं। तो एक चीज़ तो आपने बोल दी नीलेश भाई कि मार्केट में बने रहिए, सबसे बड़ा पटाखा तो वही है कि मार्केट ही खुद ही बड़ा पटाखा है। लेकिन सेक्टोरली क्या आपके लिए, मतलब जिसे कहते हैं चक्री बम या एक सुतली बम, क्या सबसे अच्छे लग रहे हैं आपको? सो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर बहुत अच्छा लगता है। आज आप दर्शकगण में चेक करें तो मोटा मोटा उनकी डिपॉजिट या उनके लोन 5 बैंक के अंदर होगी ऑन एन इंक्रीमेंटल बेसिस। सो एक कंसोलिडेशन हो रहा है। दूसरा, बैंकिंग क्षेत्र की एनपीए एक दशक में सबसे लोएस्ट लेवल के ऊपर है। तीसरा, ब्याज की दरें बढ़ रही है तो मार्जिन बढ़ रहा है तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। और एफपीआई की सेलिंग सबसे ज़्यादा बैंकिंग और आईटी सेक्टर में हुई थी, तो वैल्यूएशन भी अब काफ़ी रीजनेबल हो चुके हैं। कंसोलिडेशन इन बिजनेस, लोअर एनपीए, हायर प्रॉफिट, चीपर वैल्यूएशन, चारों का कॉम्बिनेशन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर को अगले साल का सबसे बड़ा परफॉर्मर बताता है। दूसरा एक सेक्टर जो अच्छा कर सकता है वह मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर केमिकल भी आ जाता है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल भी आ जाते हैं और बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं। बट हमें दिख रहा है कि ये China+1 की वजह से बहुत सारे सेक्टर्स में उन्हें एक्सपोर्ट ऑर्डर मिल रहे हैं। सरकारी खर्चा तो चालू ही है, प्राइवेट सेक्टर इंडिया में कैपेक्स पे उतारू है, ऊपर से एक्सपोर्ट ऑर्डर मिल रहे हैं। तो ये तीन चीज़ों का कॉम्बिनेशन करिए तो मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में वॉल्यूम बढ़ेगा तो ऑपरेटिंग लेवरेज आएगा तो मार्जिन बढ़ेगा। तो ओवरऑल ये दोनों सेक्टर मार्केट को आउटपरफॉर्म करते हुए अगले संवत में दिखते हैं। बैंकिंग और मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग बहुत बड़ा सेक्टर है एक्चुअली नीलेश भाई, तो उसमें कुछ सब सेक्टर जिस पर नज़र रखी जा सकती है? केमिकल्स देखिए, बिल्डिंग मटेरियल्स देखिए, इंजीनियरिंग देखिए, कैपिटल गुड्स देखिए, ये सारे सेक्टर आप वहाँ पे मेरे हिसाब से ये केमिकल की तरह मल्टी ईयर रैली होगी। इसमें ये जो ट्रेंड बना है China+1 का, वो 1 साल 2 साल का नहीं है, वो शायद 5 या 10 या 15 या 20 सालों का है। तो उसकी वजह से ये सारे क्षेत्र में जहाँ पे एक कंपनी एक्सपोर्ट्स मार्केट, गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर तीनों को सर्विस करती हो, उसमें निवेश करना चाहिए। ठीक है, समझ गया। बाला, आप कहाँ बुलिश हैं इस समय, कहाँ बेट ले रहे हैं? एक तो एज नीलेश मेंशन, बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर में मेरे हिसाब से जो ग्रोथ एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, जो वैल्यूएशन के हिसाब से बहुत अच्छा लग रहा है। ऑटोमोबाइल सेक्टर्स देयर इज अ रिवाइवल, क्योंकि द इकोनॉमी स्टार्ट्स पिकिंग अप वंस गुड मोमेंट्स चालू हो जाते हैं। वी ऑलरेडी सीइंग इम्प्रूवमेंट इन द ऑटो सेक्टर्स। तीसरा है कि एक्चुअली कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, आई थिंक स्पेंडिंग दी जो सर्विस सेक्टर स्पेशली अदर दैन आईटी एंड बैंकिंग, होटल इंडस्ट्रीज, टूरिज्म सेक्टर, उसमें सब में रिवाइवल है एक्चुअली। एक तो द फेस्टिवल सीजन चालू होके विद इंक्रीज इन ट्रैवल, मेरे हिसाब से इवन दैट सेक्टर स्पेशली दी होटल एज एन इंडस्ट्री विल सी रिवाइवल इन द बिजनेस, and public at large spending money will also lead to an increase in spending on consumer durables. So that also something मेरे हिसाब से पिकअप होना चाहिए. Auto is one sector, there is a direct correlation to the economic revival and the demand that is coming in. Last 2-3 साल से कोई खर्चा नहीं किया actually. Now we are seeing actually the income level, economic model, especially somebody who owns a truck. The economic model actually is far better today. So that also मेरे हिसाब से sectors should get to see a revival. ओके, नीलेश भाई, ऑटो बाला ने बोला, आपने नहीं बोला, क्योंकि आप ऑलरेडी ऑटो में ओवर एक्सटेंडेड है इसके लिए, या फिर कोई और कारण है? और जो एक क्या आपको लगता है कि एक जो लो हैंगिंग फ्रूट था वो अब कट चुका है वहाँ से, या फिर अभी मतलब प्लग हो चुका है, या फिर अभी थोड़ा बाकी है उसमें? नहीं, मैंने कुछ सेक्टर बाला के लिए भी रखे थे। मुझे मालूम है बाला की सोच क्या है, जैसे उसे मेरी सोच मालूम होगी। तो जैसे बाला ने बताया वैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर भी अच्छा लगता है।
टू व्हीलर है, पैसेंजर व्हीकल है और कमर्शियल व्हीकल है। जैसे बाला ने बताया कि कमर्शियल व्हीकल की वायबिलिटी अभी पिछले 2 साल के सामने बहुत अच्छी हो गई है, तो लोग वहाँ पे निवेश करना चालू करेंगे। पैसेंजर व्हीकल में तो आज कोई भी गाड़ी खरीदने चाहे तो 1 महीने से लेके 12 महीने की वेट है। टू व्हीलर में ऑब्वियसली राइट नाउ डिमांड काफ़ी स्लो है, बट वो वैल्यूएशन में रिफ्लेक्टेड है। एंड इनके साथ साथ एक ऑटो कंपोनेंट सेक्टर है जहाँ पे बहुत सारी भारतीय कंपनी अब ग्लोबल सप्लायर के रूप में इमर्ज हो रही है। टियर 1, टियर 2 बन रहे हैं। चाइना +1 वहाँ पे भी आएगा। सो ये सारी चीज़ों को अगर आप कंबाइन करके देखें तो ऑटोमोबाइल क्षेत्र में हमें लगता है कि यहाँ पे निवेश करना चाहिए। हम जैसे आपने बताया वैसे ओवरवेट है इस सेक्टर में पैसेंजर व्हीकल एंड कमर्शियल व्हीकल की साइड के ऊपर, बट ओवरऑल लगता है कि ऑटो और ऑटो कंपोनेंट्स दोनों अगले साल मार्केट को आउट परफॉर्म कर सकता है। एक और बेनिफिट जो ऑटो सेक्टर को मिल सकता है वो रुपये का है। रुपी हैज़ डिप्रिशिएटेड कंपेयर टू से लास्ट ईयर, तो उसका बेनिफिट भी जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज है उनको मिलने लगेगा। ओके, तो जस्ट टू ऐड टू दैट अनुज, हमेशा हम गवर्नमेंट का स्पेंडिंग जो बात करते हैं, वी ऑलवेज थिंक अबाउट रोड एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर। द लार्जेस्ट स्पेंडर आज के दिन पे रेलवेज में है। रेलवेज का जो सप्लाई, जो कंपोनेंट जो सप्लाई करते हैं वो लार्जली इज कमिंग फ्रॉम द ऑटोमोबाइल सेक्टर। सो दो दे आर डायरेक्टली लिंक्ड टू द vehicle OEM kind of supply, but they're also benefiting out of this kind of new demand that has come from railway से भी आते हैं, क्योंकि वो it got developed in the last 2-3 साल में। therefore there are many companies in that space and India is generally ancillaries में बहुत strong है actually।